हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सबके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो ये जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसको लेके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि अभी तक हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। और प्रैक्टिस सेट सेकंड जो है उसके भी 2 वीडियो बन चुके हैं, ये तीसरी वीडियो होने वाली है। तो एक प्रैक्टिस सेट के 3 वीडियो मैं बना रहा हूँ। और टोटल अगर हम बात करें तो जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से ये हम लोगों का जो पूरा 10 प्रैक्टिस सेट अगर कंप्लीट करेंगे तो लगभग 30 वीडियो के आसपास कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर पिछली वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि अस्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, ठीक है। अस्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि तुम किसी और की बुराई कर रहे हो, तो तुम ही बताओ ना कि तुम पे कैसे यकीन किया जाए कि तुम एक अच्छे इंसान हो। क्योंकि जो इंसान अगर किसी भी इंसान की बुराई करता है तो यकीन मानिए वो हर एक इंसान की बुराई करता है, तो जब आपसे दूर होगा ना तो आपकी भी बुराई करेगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान से और ऐसे निगेटिव पर्सन जो लोग होते हैं उनसे हट के रहिए, ठीक है। क्योंकि हमें पॉजिटिव में रहना है और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव काम करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। न कि हमें नकारात्मक ऊर्जा मिले, नकारात्मक सोच मिले, नकारात्मक लोग मिले, जिससे कि हम अपने कार्य को पूर्ण कर पाएँ। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल ही बाहर निकालिए और आप एक अच्छे इंसान बन के और एक अच्छे कार्य को संपादित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। किसी ने क्या खूब कहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बुक, ठीक है, और वार्म बुक, ठीक है, के बीच मूल अंतर क्या है। हमें बताना है कि इनके बीच जो मूल अंतर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोल्ड बुक ऑपरेटिंग सिस्टम को पासवर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्मअप इसे रनिंग स्टेट से क्या करता है, रीस्टार्ट करता है, ठीक है। बी कह रहा है कि कोल्ड बुक केवल कर्नल के रिलोड करता है, जबकि वार्म बुक सभी हार्डवेयर घटकों को पुनः प्रारंभ करता है। आगे थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, क्योंकि देखिएगा सी कह रहा है कि कोल्ड बुक उपयोगकर्ता द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जबकि ओम वर्म बूट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी भी त्रुटि के कारण आरंभ हो जाता है। डी कह रहा है कि कोल्ड बुक एप्लीकेशनों की वर्तमान स्टेटस को सुरक्षित रखता है, जबकि वार्म बुक उन्हें बंद कर देता है। अगर हम बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड बुक ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड ऑफ स्टेट को रीस्टार्ट करता है, जबकि ओम बुक, ठीक है, वार्म बुक इसे क्या करता है, स्टार्ट से रीस्टार्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन और ऑप्शन के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। थोड़ा गैप का मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे करने में आपको एक ही साथ दोनों चीज़ हो सकता है, क्यों ना दिखाई दे, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईथरनेट, ठीक है। बी कह रहा है कि हब, सी कह रहा है मल्टीप्लेयर्स, और डी कह रहा है कि मॉडेम का। अगर हम देखते हैं कि जब आपका कंप्यूटर अगर ऑपरेट करता है, या फिर जैसे पहले होता था ना, अभी तो फिलहाल में वाईफाई चलता है, नहीं तो अगर वाईफाई है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, लेकिन अगर पहले की बात करें तो उसमें एक मॉडेम आता था, जो एक जैसे पहले अब देखेंगे जैसे यूएसबी होता है ना, वैसे ही उसमें चिप लगी होती थी, जिस कंपनी की लगी थी वहाँ से नेट लगा के उसमें ऑन करेंगे तो मॉडेम के सहारे चलाया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉडेम ही होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को जो है कि फ़ोन कॉल से जोड़ता है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, अगला है 73 फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है क्या है, खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा है। बी कह रहा है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सी कह रहा है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और सी कह रहा है कि सभी विद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका फोर्ट्रॉन का, तो यह क्या है, तो फोर्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 74। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अगर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है। अगर हम अल्ट प्लस टैब अगर हम दबाते हैं तो क्या उद्देश्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्टॉक मैनेजर ओपन करना। बी कह रहा है सभी विंडोज मिनिमाइज करना। सी कह रहा है कि ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। और डी कह रहा है कि सिस्टम शट डाउन करना। अगर हम देखते हैं अल्ट प्लस टैब का, क्या है, अल्ट प्लस टैब का, तो सभी एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगला बड़ा ही प्यारा है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिलिकॉन। बी कह रहा है कि ड्यूरा ल्यूमिन। सी कह रहा है कि इस्पात स्टील। और डी कह रहा है कि टंगस्टन। ठीक है, अगर हम देखते हैं माइक्रोचिप बनाने के लिए तो क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। आप लगे हाथ हमें ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। ठीक है, और आप ये बताइएगा सिलिकॉन वैली कहते हैं पूरे विश्व में किसको कहते हैं। और दूसरा है कि भारत में सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों सिलिकॉन से ही रिलेटेड है। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं पूरे विश्व में, और अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो सिलिकॉन सिटी किसे बोलते हैं। ठीक है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर जिस क्वेश्चन को अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ना तो वो क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है और बिल्कुल आपसे वादा है, अगर आप इसका ढूंढ के आंसर देते हैं तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास से 100% गारंटी लेके कह सकता हूँ कि ये दो क्वेश्चन जो होंगे आपकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ढूंढना स्टार्ट करिए और होमवर्क जो मिलता है उसे करिए। आप करेंगे तो अच्छे खासे लेवल पे आप पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। MS पावर पॉइंट 2016 MS पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण में चरणों स्टेप का कौन सा अनुक्रम सर्वोच्चतम, ठीक है, रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन प्रारंभ करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर कह रहा है कि होम, फिल, लॉग आउट और उसके बाद ऑल और क्लियर ऑल। ठीक है, बी कह रहा है कि व्यू, न्यू विंडोज और ब्लैंक। सी कह रहा है कि फाइल, सेव एज, ब्लैंक, टेम्पेम, ठीक है, टेम्पलेट। ठीक है, और डी कह रहा है कि फाइल, न्यू बैंक और प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइल, न्यू ब्लैंक। ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है, कह रहा है कि MS वर्ड में कितनी इमेज, क्या कह रहा है, तो MS वर्ड में कितनी इमेजों के चारों ओर टेक्सचर मैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन, ठीक है, टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्सस और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि थ्रो, बी कह रहा है कि टाइट, सी कह रहा है कि बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, और डी कह रहा है कि स्क्वायर्ड।
अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिहाइंड टेक्स आर इन फ्रंट ऑफ टेक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निर्देशों को संसाधित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी दोनों ही सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। बी कह रहा है कि द्वितीयक मेमोरी वॉलेंटाइन होती है, जिसका अर्थ होता है बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, जबकि प्राथमिक मेमोरी नॉन वैलेंटाइन होती है और डेटा बरकरार रखती है। दो ऑप्शन और हैं, देखिएगा। सी कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी का उपयोग दीर्घकालीन स्टोरेज के लिए किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा के अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। डी कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन क्या होती है, इसमें स्टोरेज क्षमता जो होती है वो धीमी होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, जगह कम होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी की, तो यह धीमी होती है लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता क्या होती है, तो बड़ी होती है। ओके, राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। डी कह रहा है कि स्टैक मैनेजर को सीधे ओपन करना। और सी कह रहा है कि वर्तमान एप्लीकेशन में एक नया टैब खोलना। डी कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव विंडो को मिनिमाइज करना। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? हमें क्या करना है, तो नहीं वाला चूज करना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पांडा, बी कह रहा है सफारी, सी कह रहा है फायरफॉक्स और डी कह रहा है कि क्रोम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ये चारों के चारों इंटरनेट ब्राउजर है भाई। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पांडा भी है, सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है और क्रोम भी है। ये चारों के चारों जो हैं ये क्या है, तो चारों के चारों ब्रेव ब्राउजर इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट ब्रेव ब्राउजर है, तो ये चारों के चारों है भाई, इसमें हो ही नहीं सकता, आंसर इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1999, बी कह रहा है कि 2000, सी कह रहा है कि 2001 और डी कह रहा है कि 2002। अगर हम बात करते हैं स्कूल चलो अभियान कब हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2000 में, सन 2000 में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का वाक्य बना था। ठीक है, स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि इलाहाबाद में, बी कह रहा है लखनऊ में, सी कह रहा है मथुरा में, डी कह रहा है वाराणसी में। अगर हम बात करते हैं कि कहाँ स्थित है, तो भारतीय कला भवन संग्रहालय जो स्थित है वह कहाँ है, तो यह है, कहाँ है, वाराणसी में। सॉरी माफ़ करिएगा, कहाँ है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है, जो कि सूची वाला कूट वाला दिया है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमिक सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्र में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा सूची 1 और यहाँ पे आपको दिखेगा सूची 2। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं
कि क्या सही है। दिया है कि जैसे सूची 1 में कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी कह रहा है कि मास्टर फिदा हुसैन नारसी, सी कह रहा है सितारा देवी और डी कह रहा है कि ज्योतिन भट्टाचार्य। और सूची 2 में दिया है कि सरोद है, कथक है, हिंदी अभियान है और सितारा है। मतलब कहने का ये है कि ये लोग किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अगर हम बात करें उस्ताद विलायत खान की, तो यह किससे संबंधित रखते हैं, तो यह संबंधित रखते हैं किससे, सितार से। तो इनका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मास्टर फिदा हुसैन नारसी की अगर हम बात करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, ये हिंदी अभिनय है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इनका। उसके बाद आते हैं सितारा देवी। सितारा देवी किससे रिलेटेड है, तो कथक से। किससे, कथक से रिलेटेड कौन है, सितारा देवी। उसके बाद एक ही ऑप्शन बनता है जो तीनों भट्टाचार्य, तो ये कौन से हो जाएंगे, सरोद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऐसे मिलान होगा, तो इस लिहाजा से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 1। तो ये बनेगा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो 4 3 2 1 4। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पारीछाबाद क्या है, पारीछाबाद नरसी, पारिसाबाद नरसी किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बेतवा, बी कह रहा है केन, सी कह रहा है रिहंद और डी कह रहा है कि रोहिणी। अगर हम बात करते हैं कि किसका, परीछाबाद नरसी किस नदी पर स्थित है, तो यह है बेतवा नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेतवा क्या हो जाएगा, बेतवा पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है, ठीक है। कितना आकार है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो भी आप रुपए यहाँ है वो कैसे है, तो वो आपको करोड़ों में दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। किसमें, करोड़ों में। तो यहाँ दिया है कि 8,24,384.53 करोड़। अगर वही बात करता है ऑप्शन नंबर बी की रुपए 4,28,354.53। देखिए बिल्कुल बारीकियों से देखिएगा, आपको लास्ट तक ले जाना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सटीक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 4,28,384.52 करोड़ और डी कह रहा है कि 8,24,254.52 करोड़। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 2018-19। क्योंकि यह काफ़ी पुराना है तो यह क्वेश्चन पूछने का कम चांस है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि 4,28,384.25 करोड़, ठीक है, ये बजट का आकार था। लगे हाथ हमें आप बता दीजिएगा कि 2025 और 26 का जो बजट पेश हुआ है अभी, उसका आकार कितना है, ठीक है। लगे हाथ आप ये क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछता है तो आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। चलिए जरूर आप हमें बताइएगा। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया है सूची 1 और यहाँ पे दिया है सूची 2। यहाँ दिया है तीर्थ स्थलों के नाम और यहाँ पे दिया है नगर या स्थान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, ए कह रहा है कि चक्र तीर्थ, बी कह रहा है कि गोविंद देव मंदिर, सी कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह और डी कह रहा है कि बौद्ध एवं जैन मंदिर। अगर हम बात करते हैं कि यह कैसे कैसे इसका मिलान होगा, यहाँ दिया है कौशाम्बी, फतेहपुर सीकरी, वृंदावन और उसके बाद कह रहा है कि नैमिषारण, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चक्री तीर्थ की, तो यह क्या हो जाएगा, इनका 4 में हो जाएगा नैमिषारण, ठीक है। अगर वही बात करते हैं गोविंद देव मंदिर, तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वृंदावन। क्या हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह, तो यह कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद आता है बौद्ध एवं जैन मंदिर, तो यह कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कौशाम्बी में। कहाँ हो जाएगा, कौशाम्बी में। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्या हो जाएगा, 3
सॉरी 4 3 2 1, राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पास होते हैं ना, तो वो सार्वजनिक उत्सव होता है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत सोच है, सॉरी व्यक्तिगत सॉरी हम काफ़ी करवटें ले रहा है और सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा गला और थोड़ा ख़राब है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसे मैं आपको एक कोट बोल रहा था कि अगर आप सफल होते हैं तो यह सार्वजनिक उत्सव है, लेकिन अगर आप असफल होते हैं या किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो वह आपका व्यक्तिगत शोक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमें फेल नहीं होना है, जो भी गलती करना है पहले करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम में हमें कोई भी गलती नहीं करना है जिससे हमें क्या करें तो एग्ज़ाम को हम पास कर लें। अगर जब तक आप पास नहीं होते हैं, आप उसके पहले कितना ही मेहनत कर लीजिए, आपकी तारीफ़ नहीं होने वाली है, लेकिन आप जिस दिन एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उस दिन आपका क्या होगा, चारों तरफ तारीफ़ ही तारीफ़ होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको कोटेशन बोला ना कि जो असफलता होता है ना, जैसे सफलता जो होता है ये सार्वजनिक उत्सव है, मतलब इसमें आपके आस पड़ोस दोस्त मित्र सब शामिल होते हैं। अगर आप पास होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में या आपको नौकरी लगती है तो आपके पास सब लोग आएंगे, लेकिन जैसे आप असफल होते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत शोक है, फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। आपको एक रूम में एक जगह बैठ के और अपने आप को तसल्ली देना होता है और फिर आपको अपने आप को तैयार करके लड़ने के काबिल बनाना होता है, ठीक है, तब जाके युद्ध जीता जाता है। ऐसे युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो अकेले बैठ के रणनीति बनाइए और आप अपने रणनीति पे कायम होके काम करिए। तो चलिए, ये रहा आपको कुछ ऊर्जावान शब्द और हम लोग फिर से आते हैं लौट के अपने फिर उसी पुराने अंदाज में जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ा था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वाराणसी, बी कह रहा है कि जौनपुर, सी कह रहा है इलाहाबाद, डी कह रहा है कि गाजीपुर। तो चलिए, 86 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है जो इस ऑप्शन में है। सबसे छोटा जिला अलग है, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला वाराणसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी जिसको हम लोग अगर बात करें तो भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो कौन सा है? काशी। याद रखिएगा, सबसे पुराना शहर की जब भी बात आएगी तो क्या हो जाएगा? काशी। और काशी की बहन किसको कहते हैं? तो गाजीपुर को। गाजीपुर को छोटा काशी बोलते हैं, ठीक है। गाजीपुर को वाराणसी की बहन भी कहते हैं, काशी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर को किसने बसाया है? आप हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं इलाहाबाद। अगर इलाहाबाद की हम बात करते हैं तो इलाहाबाद वो धरती है, अब जहाँ से हम क्या ही बताएं, यहाँ से इलाहाबाद वो है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय, फिर अल्फ्रेड पार्क, बहुत सारी चीज़ें हैं इलाहाबाद में। तारामंडल है, जब भी मौका मिले तो जाके देखने का और घूमने का प्रयास करिएगा। आध्यात्मिक नगरी है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के दीवाने हो जाएंगे, ठीक है। वो जगह कौन सी है? इलाहाबाद। वाराणसी तो खैर घाटों की नगरी है, गलियों की नगरी है, आप एक बार घूम के देखिएगा। काशी विश्वनाथ, बेच्चू हो गया, फिर उसके बाद पार्क हो गए या फिर नदी किनारे घाट हो गए, आप वहाँ बैठ के कभी शाम को समय बिताइएगा। आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जीवन बहुत ही अनमोल है। जो हम लोग ऐसे सोच के फिर या फिर ईर्ष्या में जो समय निकाल देते हैं ना, जब आप कभी शांत होकर कभी बैठिएगा आपको पता चलेगा जीवन कितना अनमोल है और कितना सुखमय है। लेकिन हम लोग किसी और के चक्कर में अपने जीवन को क्या करते हैं? तबाह कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है 88, ठीक है। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क, क्या है? नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लखनऊ में, बी कह रहा है नोएडा में, सी कह रहा है ग्रेटर नोएडा में और डी कह रहा है कि वाराणसी में। अगर हम बात करते हैं किसका, तो बात है हम लोगों का
नॉलेज पार्क की, ठीक है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में की गई है। अभी आपको एक करंट अफेयर भी आपको याद होना चाहिए था। अभी ग्रेटर नोएडा में ही आपको क्या देखने को मिला है? तो सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और उसका नाम क्या है, उस जो है ना एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और यह रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लखनऊ, बी कह रहा है मेरठ, सी कह रहा है गोरखपुर, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपको ये 4 बांध दिख रहे हैं और इसमें से हमें बताना है कौन सा बांध जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अडवा, बी कह रहा है अरौरा, सी कह रहा है बदुआ और डी कह रहा है कि बघेलखंड। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जाएगा, कौन सा नहीं है। अगर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं अरौरा उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है, अंडवा की बात करते हैं तो ये भी क्या है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन बधुआ की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि बधुआ जो मजदूर है, बधुआ यह कहाँ है, कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ का बांध है बधुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? हमें बताना है। कब का है? तो 2017। अभी फिलहाल में आप लेटेस्ट सर्च कर लीजिएगा कि 2026 या 2025 का भी डेटा आया होगा। तो 2025 में उच्च विद्यालय शिक्षा की जो संस्थान है या फिर राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, जरूर आप सर्च कर लें। तो क्या कह रहा है कि 12 है, 13 है, 14 है या 15 से अधिक है। अगर हम बात करते हैं भारत में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं तो उनकी संख्या लगभग 15 से ऊपर है। कितना है? 15 से ऊपर है। एग्जैक्टली तो इसमें नहीं दिया है लेकिन 15 से ऊपर है। हमें लगता है कि 18 के करीब है, ठीक है, 18 से करीब है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित क्या है? राज्य ललित कला अकादमिक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो वो हमें नगर मतलब जिला बताना है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि लखनऊ, बी कह रहा है वाराणसी, सी कह रहा है मथुरा, डी कह रहा है प्रयागराज जिसको इलाहाबाद पहले बोला जाता था। ओके, तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ओके, चलिए एक कूट का और क्वेश्चन आ गया। और कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कूट वाले क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है, हमें बताना है। तो जो कथन दिया है एक कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और अगर वहीं कथन सेकंड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को 11 किसी जलवायु क्षेत्र में है, ठीक है, यह बांटा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया और दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि उत्तर प्रदेश को 11 किसी जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। और नीचे कह रहा है कि दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कुट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है कि 1, 2 दोनों सही है और डी कह रहा है कि न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ओके, चलिए आपको सुमेलित करने वाला फिर एक क्वेश्चन मिल गया कूट वाला, बहुत ही जानदार होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया है सूची 1 जिसमें उद्योग देखने को मिलेगा और सूची 2 में आपको केंद्र देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है कि खेल का सामान,
ओके। बी कह रहा है कि दिया सलाई, सी कह रहा है पीतल का सामान, और डी कह रहा है कि लकड़ी पर नक्काशी। और इधर कह रहा है सूची 2 में कि मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और बरेली। अगर हम बात करते हैं क्या, खेल का सामान, ओके, तो खेल का सामान कहाँ हो जाएगा, तो खेल का सामान की अगर बात करते हैं तो मेरठपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कहाँ, मेरठपुर, अरे मेरठ, सॉरी मेरठ हो जाएगा। वहीं अगर दिया सलाई की अगर हम बात करते हैं तो दिया सलाई कहाँ हो जाएगा, तो दिया सलाई की अगर हम बात करते हैं तो बरेली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बरेली हो जाएगा। लेकिन बरेली एक और चीज़ के लिए फेमस है, किसके लिए, झुमका के लिए। क्योंकि आपने गाना सुना होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बहुत ही प्यारी लाइन है। तो दिया सलाई कहाँ बनती है, बरेली में, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं पीतल की, तो पीतल का सामान किसके लिए, कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद। तो मुरादाबाद की अगर आप बात करेंगे तो पीतल के जो ताले होते हैं ना वो काफ़ी मशहूर है। कहाँ के, मुरादाबाद के। अब आता है लकड़ी पर नक्काशी की बात करते हैं तो सहारनपुर हो जाता है। सहारनपुर गन्ना के लिए भी काफ़ी मशहूर है और गेहूं के लिए भी काफ़ी मशहूर है। खास करके गन्ना के लिए सहारनपुर काफ़ी मशहूर है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चार, सॉरी हो जाएगा 3, ठीक है, उसके बाद 4, 2, 1 ऐसे हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। तो 34/12, 34/12 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मदन मोहन वर्मा, बी कह रहा है कि पुरुषोत्तम दास टंडन, और सी कह रहा है कि आत्माराम गोविंद खेर, और डी कह रहा है कि नफीसुल हसन। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ठीक है, किस एरिया में प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा ढोला लोकगीत। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगरा मेरठ वाली जगह पे, बी कह रहा है कि इलाहाबाद कानपुर में, और सी कह रहा है कि गोरखपुर जौनपुर में, और डी कह रहा है कि लखनऊ सहारनपुर में। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगरा और मेरठ में यह काफ़ी मशहूर है, कौन सा, ढोला लोकगीत। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आगरा मेरठ में। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में है, बी कह रहा है कि ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, सी कह रहा है कि सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, और डी कह रहा है कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में है। तो कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है, ओके, कौन सही सुमेलित है, तो हो जाएगा सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यह असुमेलित है, लेकिन आप लगे हाथ ये भी बताते चलिएगा कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को बता के ही वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आईआईटी कानपुर, बी कह रहा है कि आईआईटी दिल्ली, सी कह रहा है आईआईटी रुड़की, और डी कह रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। अगर हम बात करते हैं क्या, कार्बन क्रेडिट मॉडल, किसका, कार्बन क्रेडिट मॉडल, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। ओके,
आगे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले स्वदेशी, ठीक है, क्या है, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोलकाता, बी कह रहा है कोच्चि, सी कह रहा है वाराणसी, डी कह रहा है पटना। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाराणसी में कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है शुभारंभ? तो किया गया है वाराणसी में। ओके, चलिए इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ आपका 2 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले सेशन से हम लोग थर्ड वाला लेके चलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। बनारस लोकोमोटिव वर्क जिसे BLW ने किस देश की स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया था? ठीक है, तो किस देश में अपना बना के भेजा है? ठीक है, बनारस का जो है BLW नहीं, उसको DLW बोलते हैं। ठीक है, क्या है DLW, BL बोल रहा है, BL नहीं बोलते हैं, DL बोलते हैं। ठीक है, तो DLW होता है। ओके, याद रखिएगा DLW होता है, BLW नहीं होता है, मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केन्या में भेजा है, बी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, सी कह रहा है मोजाम्बिक और डी कह रहा है कि नाइजीरिया में। अगर हम बात करते हैं कि बनारस का लोकोमोटिव वर्क जिसको हम DLW बोलते हैं, किस देश में को अपना स्वदेशी लोकोमोटिव निर्यात किया है, मतलब भेजा है, तो कहाँ भेजा है? मोजाम्बिक में भेजा है। कहाँ भेजा है? मोजाम्बिक में भेजा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोगों ने सेकंड प्रैक्टिस भी जो है कि इसको कंप्लीट कर लिया। आगे से हम लोग थर्ड लेके चलेंगे और इसी को समाप्त करते करते किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी की दौड़ में वही सफल होगा, जिंदगी की दौड़ में वही सफल होगा जो अंत द्वंद्व में सिद्धहस्त होगा। क्या होगा? जो अंत द्वंद्व में सिद्धहस्त होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए और जितना भी हो सके आप मेहनत करिए, क्योंकि ये चांस आपके हाथ से छूट के नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।